हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। कहानी एक आग और धुएं से घिरी हुई जगह से शुरू हुई। जगह है जापान देश। जंग बीत चुका, जापान ने सरेंडर कर दिया है। वहीं एक टूटी हुई इमारत में हम एक महिला को सोया हुआ देखते हैं। एक अकेली औरत जो एक छोटे से खोखले घर में रहती है। उसका पति वॉर में मर चुका है, लौट कर नहीं आया तो अनुमान लगा लिया कि मर ही गया होगा। अब वो मजबूरी में अपनी इज्जत बेचकर अपना पेट भरती, यानी उसने वेश्यावृत्ति शुरू कर दी थी ताकि थोड़े पैसे और राशन मिल सके। ये दृश्य उसकी मजबूरी और सोसाइटी की कठिनाइयों को दिखाता है। उसका नाम शूरी है। तभी घर में अचानक से एक शख्स घुस आया। काफ़ी गुस्से में मालूम पड़ता है। उसने कहा कि कहाँ गया वो बच्चा जिसने मेरी दुकान से सामान चुराया। लेकिन शूरी कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि यहाँ तो कोई बच्चा नहीं आया। किसी के ना मिलने पर वो शख्स वहाँ से चला गया। तभी शूरी ने देखा उसके घर में एक बच्चा छिपा है, जिसके कपड़े मैले और उसके चेहरे पर धूल जमी थी। शायद वो शख्स इसी बच्चे की बात कर रहा था। उसने उसकी दुकान से सब्जी भी चुराई थी। शूरी को देख वो बच्चा वहाँ से भाग गया। वो फिर से सोने चली गई, क्योंकि वो दिन में आराम करती। ग्राहक अक्सर रात में ही आते और वो उनके लिए पूरी रात जागती। शाम एक शख्स घर में आया, हाथ में शराब की बोतल लिए, क्योंकि यहाँ रात में आने वाले शख्स पहले शराब पीते, उसके बाद ही शूरी से संबंध बनाते। शूरी ने उसे कुछ पैसे दिए। यहाँ हमें पता चलता है कि ये शख्स बाहर से लोगों को शूरी के पास भेजता है। इसके बदले में शूरी उसे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे देती, क्योंकि वो खुद बाहर जाकर ग्राहक नहीं ला सकती। पैसे लेने के बाद भी वो शूरी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगा। उसने जबरन शूरी से संबंध बनाए। वो उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि इस शख्स की वजह से उसकी थोड़ी आमदनी हो जाती थी। इस शख्स को रोकना मानो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम हो जाएगा। हम देखते हैं रात हो गई। घर में एक सोल्जर का प्रवेश हुआ। शायद वो भी यहाँ वही करने आया था जो सब यहाँ करने आते हैं। ये वो सोल्जर्स थे जिनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं। घर परिवार सब जंग में तबाह हो चुका। अब पूरा दिन सड़कों पर भटकते रहते। शूरी ने बिना कोई सवाल किए उसे शराब निकाल कर दिया और कहा कि इसे पीकर मेरे पास आ जाना। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वो उसके पास गया। शूरी ने पहले पैसे मांग लिए। उसने पैसे निकाल कर दिए। उस शख्स ने कहा शराब के पैसे वो बाद में दे देगा, लेकिन शूरी ने मना कर दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, शराब इसमें ही इंक्लूडेड है। इस पर उसने एक और ड्रिंक मांग ली। ड्रिंक देने के बाद शूरी सामने आकर बैठ गई। दूसरी ग्लास ने उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। वो इंतज़ार में बैठी रही, लेकिन देखते ही देखते सुबह हो गई। दूसरी ग्लास पीते ही रात उस सोल्जर की आंख लग गई थी, लेकिन शूरी ईमानदारी के साथ पूरी रात जागती रही, क्योंकि उस शख्स ने पूरी रात के पैसे दिए थे। जाने से पहले शूरी ने उसे ब्रेकफास्ट ऑफर किया, लेकिन वो हिचकिचाने लगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। उसने कहा पैसों की ज़रूरत नहीं। उस शख्स ने पूछ लिया क्या आज रात भी मैं यहाँ आ सकता हूँ? आज दिन में मैं कुछ पैसे कमा लूँगा। शूरी ने कहा अगर पैसे हो तो आ जाना, और वो शख्स वहाँ से चला गया। आज वो बच्चा आकर फिर से झांकने लगा। वो अपने साथ सब्जी भी लेकर आया था। जैसा कि हम जानते हैं उसने ये चोरी किया है। उस बच्चे का नाम रेन है, जिसके माता पिता जंग में मारे गए और बॉम्बिंग में घर भी तबाह हो गया। अब सड़कों पर सारा दिन बस यूं ही चोरियां करते भटकता रहता। रेन ने कहा कि इस फल की कीमत पैसों से कई ज़्यादा होगी, तो आज से मैं भी तुम्हारा ग्राहक हुआ। शूरी ने उसे समझाया कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं, इसलिए यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ वो सोल्जर फिर से आ गया। उसने रेन से कहा कि आज रात की बात मेरी पहले ही तय हो चुकी है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो आज पैसे लेकर नहीं आया। उस शख्स ने कहा वो कल ज़रूर पैसे ले आएगा। आज और कल दोनों दिन के पैसे एक साथ दे देगा। हम देखते हैं कुछ ही देर में सूरज ढल गया और कमरे में एक घना अंधेरा छा गया। रोशनी का नामो निशान नहीं। तीनों वहीं अंधेरे में खामोशी से बैठे हैं। तभी उस शख्स ने अपने बैग से थोड़ा ऑयल निकाला और एक दिया जलाया। दिए की रोशनी इतनी नहीं कि उस घने अंधेरे को समाप्त कर सके, पर इस घर को रोशन करने के लिए पर्याप्त थी। रेन द्वारा लाई गई सब्जी उस शख्स ने काट कर पकाई ताकि तीनों इसे खा सके। उस सोल्जर ने रेन को काफ़ी अच्छे ढंग से ट्रीट किया। ये सब कुछ देखते हुए शूरी की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसे ये सब देख लगा मानो जैसे ये उसका ही परिवार हो। अगर आज उसका पति यहाँ होता तो लगभग रेन की उम्र का उनका बेटा होता। वो रेन के पास आई और उसके चेहरे पर जमी धूल को साफ किया और तीनों सोने चले गए। नींद तो एक बहाना था। इस डरावने सपने को भुलाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, मानो नींद से जब आंख खुले तो ये सब मात्र एक सपना हो।
सुबह होते ही दोनों वहाँ से निकल गए। अब वो दोनों से एक लगाव सा महसूस करने लगी थी। रात होते ही दोनों फिर वहाँ आ गए, लेकिन आज भी वो शख्स पैसे नहीं ला पाया। लेकिन शूरी के लिए उनका यहाँ होना ही बहुत था। रात नींद में रेन रोने लगा, मानो उसे जंग के डरावने विजन्स आ रहे हो। दोनों ने मिलकर उसे शांत कराया। उस सोल्जर ने शूरी को अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे जंग ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम देखते हैं, सुबह होते ही रेन वहाँ से चला गया। उस सोल्जर को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो पैसे लेकर नहीं आ पाता। उसने कहा कि आज मैं ज़रूर पैसे लेकर आऊँगा। शूरी ने कहा कि अगर वो पैसे नहीं ला पाया तो उसे अपना काम शुरू करना होगा, क्योंकि रेन जो सब्जियां लाता है उससे घर नहीं चल पाता। शाम रेन कहीं से 2 अंडे लेकर आया और उसने बताया कि वो सोल्जर यहाँ से जाने के बाद कोई काम नहीं करता, वो बस सड़क के किनारे यूं ही खड़ा रहता है। शाम जब वो आया तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही घर में घुसने की, लेकिन शूरी ने उस पर तरस खाकर उसे भीतर बुला लिया। रेन उसके साथ काफ़ी देर तक खेलता रहा। अचानक से उस सोल्जर के सिर में जोर का दर्द हुआ। शायद ये जंग का असर था। उसने बताया कि कई बार उसे काफ़ी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। रात शूरी ने उससे कहा कि सुबह होते ही तुम घर छोड़ देना और दोबारा जब आओ तो जितने दिन बिताए उसके पैसे लेकर आना। वहाँ वो सोल्जर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। शूरी के रेसिस्ट करने पर उसे काफ़ी बुरी तरह से मारा। शायद जंग ने उसे पूरी तरह से जानवर बना दिया था। रेन जाग गया और उस सोल्जर ने उसे भी घर की खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये देख शूरी और डर गई। तभी रेन वापस आया, उसके हाथ में गन थी। उसने सोल्जर के सिर पर उसे पॉइंट कर दिया। ये देख उस शख्स ने खुद को सरेंडर कर दिया, मानो जैसे वो किसी जंग में हो। वो शख्स वहाँ से चला गया। रेन को काफ़ी चोट आई थी, इसलिए वो बेहोश हो गया। सुबह उसे होश आया। शूरी के पूछने पर उसने बताया कि ये गन वो अक्सर अपने बैग में छिपा कर रखता था। उसने उस बंदूक को लेकर एक डब्बे में रख दिया कि आज से इसका इस्तेमाल कभी नहीं होगा, क्योंकि हथियार ने तबाही के सिवा और कुछ नहीं दिया। शूरी ने रेन का जख्म भरने तक उसका ख्याल रखा, लेकिन वो सोल्जर दोबारा से लौट कर नहीं आया। दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। दोनों अब एक साथ वक्त बिताने लगे। शूरी ने उसे समझाया कि उसे ये चोरी करना छोड़ना होगा। कमा कर इज्जत से जो मिले ठीक, पर आज से चोरी नहीं करनी। रेन मान गया। हम देखते हैं शूरी को सिलाई अच्छी आती है। उसने अपने पति की शर्ट को कट करके रेन के लिए एक अच्छी सी शर्ट बनाई। कहीं न कहीं रेन की वजह से उसे एक जीने की नई उम्मीद मिल रही थी। जब वो चला जाता तो शाम तक वो उसकी राह तकती। एक रात जब वो आया तो सर से खून बह रहा था। उसे इस तरह देख शूरी काफ़ी डर गई। शायद उसने फिर चोरी की होगी, लेकिन रेन ने चोरी नहीं की। बाहर पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। कुछ लड़कों ने मिलकर उसे मारा था, क्योंकि जो ताकतवर है वही हक ले पाएगा। उसने शूरी से बताया कि एक शख्स उसे बाहर मिला था। उसने कहा कि वो उसे काम देगा, क्योंकि उस शख्स को रेन के पास जो गन है उसकी ज़रूरत है, इसलिए वो उसे अपने साथ एक सफ़र पर ले जाना चाहता है। इसके वो उसे कुछ पैसे भी देगा। लेकिन शूरी ने उसे मना कर दिया कि उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। उसे रेन की चिंता होने लगी, लेकिन उसने कहा बस एक हफ्ते की बात है, वो लौट आएगा। लेकिन शूरी सुनने को तैयार नहीं, मानो अब वो रेन पर हक जताने लगी हो। उसने कहा कि जाकर उस शख्स को मना कर दो कि तुम कहीं नहीं जाओगे। रेन वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद शूरी ने नोटिस किया कि उसके होठों के ऊपर एक घाव सा बन गया है। ये सिफिलिस नाम की बीमारी थी। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो सेक्सुअल कांटेक्ट में आने की वजह से फैलती है। प्रोस्टिट्यूट्स में अक्सर ये बीमारी पाई जाती है। आज वो शख्स फिर से वहाँ शराब लेकर आ गया जो शूरी से अपना हिस्सा लेता है। उसने देखा वो कमरे में बैठी खुद को आईने में देख रही है। वो फिर से शूरी के करीब जाने लगा। इस बार उसने भी उस शख्स को रोका नहीं, लेकिन जब उसने उसका घाव देखा तो डर से पीछे हट गया। उसके बाद वो शख्स वहाँ से चला गया। यहाँ हमें एक झलक उस जले हुए शहर की दिखाई जाती है, जो मानो राख का एक ढेर हो। चारों तरफ बस भुखमरी और हाहाकार। रात रेन वहाँ फिर से आ गया। उसने बताया कि मैं उस शख्स के साथ सफ़र पर जाना चाहता हूँ। इस पर शूरी ने गुस्से में काफ़ी खरी खोटी सुनाई और कहा कि अब से उसके दिल में रेन के लिए नफ़रत के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा कि दोबारा यहाँ लौटकर मत आना। ये सुन रेन की आंखें नम हो गई। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, उसका भी एक हंसता खेलता बचपन था, दोस्त यार थे, लेकिन वक्त ने सब छीन लिया। इतनी समझ नहीं कि वो शूरी की बातों को समझ पाए, लेकिन उसकी आंखें नम थी। उसने अपना गन और झोला उठाया और वहाँ से चला गया।
दूसरे दिन हम रेन को उस शख्स के साथ देखते हैं। उसका नाम यूटो है। उसने पूछा, क्या तुम गन लेकर आए हो? रेन ने उसे अपना बैग दिखाया। दोनों आगे सफ़र पर निकल गए। दोनों ने एक कॉर्न फील्ड से काफ़ी कॉर्न चुराए, नदी से काफ़ी मछलियाँ भी पकड़ी। लेकिन रेन उससे बार बार पूछ लेता कि आखिर काम क्या है और कहाँ जाना है, लेकिन यूटो उससे कुछ नहीं बताता, बस उसकी बात को टाल देता। आज रात सोते हुए फिर से उसे वही सपना डराने लगा और वो नींद में ही रोने लगा, पर आज कोई उसे सहलाने वाला नहीं। सुबह दोनों फिर साथ निकल गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक शख्स एक अनाथ बच्चे को दूसरे शख्स को बेच रहा है, जो कि उसके खेतों में चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब जीवन भर वो बच्चा उस शख्स की गुलामी करेगा, खेतों में जबरन उससे काम करवाया जाएगा। यूटो ने उसकी तरफ देख कहा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं बेचने वाला, बस एक बार मेरा काम हो जाए तो तुम अपने घर चले जाना। रात हम देखते हैं यूटो नींद में ही अजीब आवाज़ें निकालने लगा। यहाँ हम देख पाते हैं कि सिर्फ रेन ही नहीं, जंग का असर हर किसी पर बरोबर पड़ा है। दूसरे दिन जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक घर में एक पागल शख्स को देखा। ये जंग से लौटा एक सिपाही है जो जंग में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। उसकी माँ ने उसे खाना दिया तो वो अपनी माँ का ही हाथ पकड़ खींचने लगा। उसे डर लगता है कि मानो छत पर कोई है। लोगों के दौड़ने की आवाज़ उसे पागल कर रही है। यूटो उसके पास गया और थोड़ी देर देखने के बाद उसके सर पर हाथ रखा, जिससे वो एकदम से शांत हो गया, मानो जैसे वो उसके दर्द को महसूस कर पा रहा हो। रात वो रेन से बताने लगा कि उस जैसे बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ, सब एक जैसे बिल्कुल पागल, कितने बेवकूफ़ थे हम। ये बोल वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और एकदम से उसकी हंसी जोर की चीख में बदल गई और वो बार बार यही कहता कि कितने बेवकूफ़ थे हम। शायद पास्ट अब भी कहीं न कहीं उनके साथ जुड़ा हुआ है। रेन कुछ भी समझ नहीं पाया। सुबह उसने देखा गन में 4 बुलेट्स ही हैं, लेकिन अब तक उसने काम के बारे में कुछ नहीं बताया। दोनों एक घर के बाहर पहुंचे और पत्थर के पीछे छिप उस घर पर निगरानी करने लगे। कुछ देर बाद वहां एक पति पत्नी खाने पर बैठे। उस शख्स को देख यूटो डर से एकदम कांपने लगा। उसके पसीने छूट गए। वो शख्स अपनी पत्नी के साथ काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसकी खुशी यूटो के मन में बेचैनी पैदा कर रही थी। वो सूरज ढलने का इंतज़ार करने लगा। शाम उसने रेन से कहा, जाओ उस शख्स को जंगल की तरफ बुला कर ले आओ। जब रेन उस शख्स को बुला कर ले आया तो वो यूटो को देख काफ़ी खुश हुआ। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि जंग में ये शख्स यूटो का कमांडर था। दोनों के बीच काफ़ी बातचीत हुई। फिर यूटो ने उससे गन लेकर अपने कमांडर के दोनों पैरों में गोली मार दी, क्योंकि इसके ही आदेश पर उसने जंग में कुछ ऐसे काम किए थे जिसे वो भुला नहीं पा रहा। औरतों और बच्चों को जिंदा जलाया, अपने साथियों को भी गोली मारनी पड़ी। वो चाहकर भी ये सब नहीं भुला पा रहा। अपने ही साथियों को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प के मरते देखा। फिर एक गोली उसने कंधे पर मारी। आखिरी गोली उसने सोचा कमांडर के सिर में उतार दे, पर वो रुक गया और खुद पर ही बंदूक तान दी। पर वो इतना भी कायर नहीं, वो जोरों से चीखने लगा। फिर उसने बंदूक रेन को दे दी। रेन उस कमांडर को मारने गया, लेकिन यूटो ने मना कर दिया कि इस पर अपनी गोली बर्बाद मत करो। उसने कुछ पैसे रेन को दिए, लेकिन रेन ने पैसे उसे लौटा दिए और फिर वो वहाँ से चला गया। दूसरे दिन वो शूरी के घर आया, लेकिन शूरी उसके सामने नहीं आई, क्योंकि उसका चेहरा घाव से भर चुका है। उस दिन के लिए उसने रेन से माफ़ी भी मांगी और कहा कि आज के बाद चोरी मत करना, ईमानदारी से अपना काम करना, चाहे कुछ भी हो जाए, और कहा कि दोबारा यहाँ लौटकर मत आना, शायद हमारा साथ यहीं तक का था। रेन ने अपनी गन उसी डब्बे में रख दी और वहाँ से बाजार में निकल पड़ा काम की तलाश में। बाजार में एक सोप की दुकान थी। वो वहाँ जूठे बर्तन लेकर धोने लगा। उस दुकान मालिक ने उसे धक्का दे दिया, लेकिन वो फिर से आकर धोने लगा। ऐसे ही कई बार उस दुकान वाले ने उसे धक्का दिया, लेकिन रेन की भी जिद, हर बार वो वापस धोने लगता। उसके नाक से खून आने लगा, पर वो हारने को तैयार नहीं। उस दुकान वाले ने उस पर तरस खाकर उसे काम दे दिया। उसे खाने को खाना और कुछ पैसे भी दिए। ये देख वो काफ़ी भावुक हो गया, क्योंकि उसने पहली बार ईमानदारी से पैसे कमाए थे। फिर वो वहीं एक अंडरग्राउंड सबवे में गया, जहाँ काफ़ी सारे सोल्जर अपनी एक कहानी लिए बैठे थे, जिनके पास जाने को कोई घर नहीं। उनके बीच उसने उस सोल्जर को भी देखा जो शूरी के यहाँ आया करता था। अब वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। फिर हम रेन को उसी बाजार की भीड़ में अकेला देखते हैं और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, सिफिलिस के बारे में जानते हैं? फिल्म में जिस बीमारी से शूरी ग्रसित थी, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है।
जो एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ये बीमारी आमतौर पर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान जैसी जगह पर दवा की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बहुत कम थी, इसलिए लोग अक्सर इलाज नहीं करा पाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अलाइड आर्मीज में सिफिलिस बहुत फैली थी, इसलिए सोल्जर्स को बचाने के लिए पेनिसिलिन को मास स्केल पर यूज़ किया गया। मैं आपको सिंपल और सीधे तौर पे बता देता हूँ, लाखों सोल्जर्स अलग अलग देशों और शहरों में गए। इससे लोकल पॉल्यूशंस के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट काफ़ी हद तक बढ़ गया। जहाँ भी बड़े आर्मी कैंप्स या बेसिस होते, वहाँ आसपास ब्रोथल्स या टेम्पररी प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स खुद ही डेवलप हो जाते। लोकल लोग भी गरीबी और सर्वाइवल के लिए अपने घर के आसपास ही सर्विसेज प्रोवाइड करते। जापान और एशिया में कंफर्ट वुमेन सिस्टम की बात ले लीजिए। जैसे जापानीज आर्मी ने तो सिस्टमैटिक तरीके से कंफर्ट स्टेशंस बनाए थे, जहां थाउजेंड्स ऑफ एशियन वुमेन चाइना, कोरिया, फिलीपींस, बर्मा को फोर्स करके रखा गया। वहां सोल्जर्स की लंबी कतारें लगती थी संबंध बनाने के लिए। इससे एसटीडी का एक बड़ा चेन रिएक्शन हुआ। सेक्स वर्कर के बीच इन्फेक्शन होने का चांस हाई था, और जब एक सोल्जर इन्फेक्टेड होता तो वो अपने कैंप वापस आके और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था। उस दौर में प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ओपनली डिस्कस नहीं होता था। सोल्जर्स को भी लगता कि रियल मैन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। यूएस आर्मी ने 1940s में कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट किए, पर ये हर जगह अवेलेबल नहीं थे। बहुत सोल्जर्स इन्हें इग्नोर कर देते थे, क्योंकि सोल्जर्स अक्सर शराब के नशा में ही फिजिकल होते, जिसमें उन्हें प्रोटेक्शन यूज़ करना याद ही नहीं रहता। जब आर्मीज नए शहरों या गांव पर कब्जा करती तो लोकल सोशल सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता। गरीबी, भूख और सर्वाइवल ने औरतों को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया। रेप्ड या एक्सप्लॉइटेड वुमेन अक्सर मेडिकल हेल्प नहीं ले पाती थी, जिससे इन्फेक्शन और ज़्यादा फैलता था। दोस्तों, ये एक छोटा सा ब्रीफ सिफिलिस पर। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।